नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपिका राठी फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम बाल गोविंद भगत पाठ को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ बाल गोविंद भगत जी के लेकर श्री रामवृक्ष बेनपुरी जी का जीवन परिचय और पाठ को एक दृष्टि में जानने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम पाठ बाल गोविंद भगत को कठिन शब्दों के साथ विस्तृत रूप में जानेंगे। आप सबके सामने उपस्थित है पाठ बाल गोविंद भगत में आए कठिन शब्दों के अर्थ। प्रत्येक पृष्ठ पर आए कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं वो आप सबके सामने उपस्थित है, जो कि पाठ को आपको समझने में सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या लंबे लंबे बाल तो नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथी जो कबीर की विचारधाराओं के अनुरूप चलते हैं उन्हें कहा जाता है कबीर पंथी, जो कबीर की विचारधारा को मानकर चलते हैं। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब सर्दी आती तो एक काला कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक किनारे से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहती। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुत्र वधू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते, भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, सबके साथ खरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार रखते, किसी से दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से बेवजह ही झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को जिज्ञासा होती, हैरानी होती। कभी वे दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, भगवान की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा हमेशा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके गले से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, अर्थात जून जुलाई का महीना है। पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं खेतों की रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा कलेवा अर्थात नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी। मेड़ होता है जो खेतों के आसपास मिट्टी की एक ऊंची सी जगह बन जाती है, उसे कहा जाता है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई जो पूरब की दिशा से आने वाली हवा होती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़े लथपथ किए अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका गला एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैरों ताल से उठने लगते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहे जो होते हैं, हल चलाने वाले, उन्हें कहा जाता है। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। भादो एक देसी महीने का नाम है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टरटर, दादुर अर्थात मेंढकों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने शोर में डुबो नहीं सकती। कोलाहल मतलब शोर। उनकी खजड़ी, खजड़ी होता है जो डपली के आकार की होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी छोटी होती है, उसे कहा जाता है खजड़ी। भादो
उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रही हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सकिया, चीहकू उठे ना। हाँ, पिया तो गोदी में ही है, लेकिन वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चीहकू उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अचानक चमक उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां होती है जो सुबह सुबह गीत गाया जाता है, उसे कहते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने अर्थात बहुत ज्यादा ठंड जब पड़ती है, दांत किटकिटाने वाली ठंड, भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा सा छा रहा था, अंधेरा सा छा रहा था, धुआं सा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब ढका हुआ। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई, कुश का मतलब होता है एक प्रकार की घास होती है नुकीली। कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, लगातार शब्द निकल रहे थे। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं सर्दी से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तिष्क के श्रम बिंदु तब जब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे फिर दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साल से उसकी शादी कराई गई। पुत्र वधू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। निवृत्त मतलब आज़ाद कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिराने एक चिराग जला रखा है। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुत्र वधू रो रही है, जिसे गांव की इस तरह चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुत्र वधू के नजदीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं, वे जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में देरी नहीं की, पुत्र वधू से ही आग दिलाई उसकी,
किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुत्र वधू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी ही आस्था नहीं रखते थे जितना सत्समागम। सत्समागम का मतलब क्या होता है? सत्समागम का मतलब होता है जो सभी इकट्ठे होकर, साधु जो संत होते हैं सभी जो इकट्ठे होकर संतों के साथ संगति करना, उसे कहा जाता है संत समागम। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लूट कर खाते। रास्ते पर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। लेकिन इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, लेकिन नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। तागा टूट गया का मतलब जीवन की सांसें पूरी हो गई। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका बंजर शरीर पड़ा था। तो इस वीडियो में हमने पाठ को विस्तृत रूप से जाना, और इस पाठ में दिखाया गया है कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे। उनका आचरण साधुओं जैसा ही था, लेकिन फिर भी वो गृहस्थ होते हुए अपने सभी कार्यों को पूरा करते, नहाते धोते और अपने आप को ईश्वर का ही अंश मानते थे। जो कुछ भी फसल के रूप में मिलता, उसे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते, और वहां से जो प्रसाद के रूप में वापस मिलता, उसी से फिर अपना गुजारा चलाते थे। वे अपने जीवन को भगवान की ही देन मानते थे, इसलिए उन्हें मृत्यु का भी दुख नहीं था। वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे। वो मानते थे कि मृत्यु अटल सत्य है, एक ना एक दिन सबको जाना है। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह ही मनाया। कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, किसी से बिना वजह झगड़ा मोल नहीं लेते थे। तो इस वीडियो में हमने बाल गोविंद भगत जी के व्यक्तित्व के बारे में जाना, और साथ ही साथ इसमें लेखक ने दिखाया है गांव का किस प्रकार का माहौल पहले होता था। सभी लोग इकट्ठे बैठते थे, एक साथ संगीत सुनते थे। तो गांव की संस्कृति को भी इसमें दिखाने का प्रयत्न किया गया है, प्रयास किया गया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।